जंगल में सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था। पूरा जंगल मानो सफ़ेद चादर ओढ़कर सो रहा था। पेड़ों की डालियां बर्फ के बोझ से झुकी हुई थीं और हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें भी जम जाएं। यह कोई साधारण सर्दी नहीं थी, ये एक भयानक बर्फीले तूफान की शुरुआत थी। रीमा चिड़िया अपने घोंसले में अपनी नन्ही बेटी छुटकी को पंखों में छुपाए बैठी थी। उनका घोंसला एक पुराने बरगद के पेड़ पर था, लेकिन बर्फीली हवाओं ने उसे कमजोर कर दिया था। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या सूरज चाचू आज नहीं आएंगे? हिम्मत रखो मेरी बच्ची, सूरज बादलों के पीछे छुपा है, लेकिन हम कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करेंगे। तुम बस मेरी बाहों में रहो। तभी वहां रीमा का सबसे अच्छा दोस्त तोता उड़ता हुआ आया। उसका हरा रंग भी ठंड से फीका पड़ गया था। रीमा, रीमा, बुरी खबर है। मैंने उत्तर दिशा से काली हवाओं को आते देखा है। आज रात एक ऐसा तूफान आएगा जो हम सबके घोंसलों को तबाह कर देगा। क्या? लेकिन हम जाएंगे कहाँ? छुटकी इतनी छोटी है, वो उड़ भी नहीं पाएगी। रीमा और तोता तुरंत नीचे एक सुरक्षित पेड़ के पास पहुंचे। वहां उनके दोस्त कबूतर और उसकी पत्नी लूसी पहले से मौजूद थे। वे दोनों एक दूसरे से सटकर बैठे थे। कबूतर, मुझे डर लग रहा है। हमारे पंख जम रहे हैं। अगर रात तक हमें कोई गर्म जगह नहीं मिली तो हम नहीं बचेंगे। डरो मत लूसी, हम सब साथ हैं। रीमा आ गई है, वो जरूर कोई उपाय बताएगी। तभी पास के पेड़ से कांव कांव की आवाज आई। वहां कालू कौवा, उसकी पत्नी गौरी और उनका एक साथी पिंकी कौवी बैठी थी। कालू हमेशा से थोड़ा घमंडी और मतलबी था। अरे देखो, कमजोरों की टोली जमा हुई है। तुम लोग डरे हुए हो? हम कौवे हैं, हमें ठंड से डर नहीं लगता। हमारे पास खाने का भंडार है, हम तो मजे करेंगे। सही कहा कालू, ये छोटी चिड़िया और कबूतर तो हवा के एक झोंके में उड़ जाएंगे। बर्फ की चादर, मौत का साया, मूर्खों ने है डर को बुलाया। हम तो राजा, हम तो वीर, ये तूफान है बस एक तीर। कालू भाई, ये वक्त मजाक का नहीं है। तोता ने बताया है कि तूफान जानलेवा है। हमें मिलकर कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। हटो यहाँ से, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। ऐसा कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। रीमा ने कालू की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी दादी से सुनी एक कहानी याद की। जंगल के बीचों बीच एक जादुई मशरूम का घर है, जो सिर्फ सबसे ठंडी रात में दिखाई देता है। दोस्तों, मैंने एक जादुई मशरूम के बारे में सुना है जो बर्फीली गुफाओं के पास उगता है। वो अपने आप में एक घर है। हमें वहाँ चलना चाहिए। लेकिन वह रास्ता तो अंधेरी घाटी से होकर जाता है। वहाँ उल्लू रहता है जो बहुत खतरनाक है। मरने से बेहतर है कोशिश करना। चलो चलते हैं। रीमा ने छुटकी को अपनी पीठ पर बिठाया। कबूतर, लूसी और तोता उनके साथ हो लिए। थोड़ी दूर उड़ने के बाद कालू, गोरी, पिंकी कौवी को भी एहसास हुआ कि ठंड असहनीय होती जा रही है। उनका घोंसला हवा के कारण टूट चुका था। शर्मिंदा होकर वे भी चुपचाप रीमा के समूह के पीछे चल दिए। हवा अब चीख रही थी। बर्फ के बड़े बड़े ओले गिरने लगे थे। उड़ना मुश्किल हो रहा था। तभी वे एक घने अंधेरे इलाके में पहुंचे। वहां एक विशाल पेड़ की खोह के सामने एक बूढ़ा उल्लू बैठा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। कौन है जो मेरी नींद और मेरे इलाके में दखल देने आया है? वापस जाओ, वरना मैं तुम्हें अपना भोजन बना लूंगा। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। भागो, यह हमें खा जाएगा। उल्लू दादा, हम आपसे लड़ने नहीं आए। हमारे पास छोटे बच्चे हैं। तूफान हमारी जान ले लेगा। हमें बस उस जादुई मशरूम तक जाना है। कृपया हमें रास्ता दे दीजिए। जादुई मशरूम? वो सिर्फ एक किस्सा है, और अगर वो है भी तो वो मेरे इलाके के उस पार है। मैं किसी को वहां नहीं जाने देता। तुम सब मेरे दुश्मन हो। उल्लू ने अपने पंख फैलाए और हमला करने ही वाला था कि तभी एक भारी बर्फ की चट्टान पेड़ से टूटी और सीधे उल्लू के पंख पर आ गिरी। मेरा पंख, मैं दब गया। उल्लू दर्द से कराहने लगा। वह हिल नहीं पा रहा था। कौवे वहां से भागने की सोचने लगे। चलो, अच्छा मौका है, निकल चलते हैं। नहीं, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। रीमा, कबूतर ने मिलकर जोर लगाया। उन्होंने मिलकर उस भारी पेड़ की डाल को उल्लू के पंख से हटा दिया। उल्लू हैरान था।
जिन पक्षियों को वह अपना दुश्मन मान रहा था उन्होंने ही उसकी जान बचाई थी। उल्लू का दिल पिघल गया, उसकी आंखों से गुस्सा गायब हो गया। तुमने मेरी मदद क्यों की? मैं तो तुम्हें डरा रहा था। मुसीबत में हर प्राणी एक दूसरे का सहारा होता है दादा। दुश्मनी निभाने का वक्त नहीं है। तुम सही कहती हो नन्ही चिड़िया। मैंने बरसों से किसी पर भरोसा नहीं किया। आओ, मैं तुम्हें जादुई मशरूम तक ले चलता हूँ। वो सच में है। उल्लू अब उनका मार्गदर्शक बन गया था। कालू, गौरी और पिंकी भी अपनी गलती मानकर समूह में शामिल हो गए। उल्लू उन्हें एक संकरी गुफा से निकालकर एक खुले मैदान में लाया। वहाँ एक विशाल मशरूम था जो किसी बड़े घर जितना ऊंचा था, अंदर से चमक रहा था। अरे वाह, ये कितना सुंदर है मम्मा। ये तो सच में जादू है। जैसे ही वे पास पहुंचे, मशरूम का दरवाजा खुल गया। अंदर से गर्म हवा बाहर आई। अंदर का दृश्य अद्भुत था। अंदर आओ दोस्तों, ये कुदरत का करिश्मा है। यहाँ तूफान का कोई असर नहीं होगा। सभी पक्षी अंदर चले गए। कालू और गोरी एक कोने में खड़े थे। उन्हें अपनी पिछली बातों पर पछतावा हो रहा था। कालू भाई, वहाँ क्यों खड़े हो? आग के पास आओ, गर्मी ले लो। रीमा, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, फिर भी तुमने हमें यहाँ आने दिया। बर्फ ने आज हमें एक किया, घमंड का चोला उतार दिया। दुश्मन भी अब यार बने, जादुई घर में परिवार बने। बाहर तूफान ने तांडव मचा रखा था, लेकिन जादुई मशरूम के अंदर सब सुरक्षित थे। लूसी और कबूतर ने सबके लिए बीज बांटे। छुटकी उल्लू दादा की कहानियां सुनकर सो गई। उल्लू, जो कहानी के शुरू में एक दुश्मन जैसा था, अब सबका सबसे बड़ा रक्षक बन गया था। सारी रात उन्होंने एक दूसरे की कहानियां सुनी, हंसे और साथ मिलकर खाना खाया। उस रात जंगल में कोई छोटा या बड़ा नहीं था, सब एक परिवार थे। अगली सुबह जब तूफान थमा तो मशरूम का दरवाज़ा खुला। बाहर धूप खिली थी और बर्फ हीरे की तरह चमक रही थी। देखो छुटकी, सूरज निकल आया। अब तुम सब जा सकते हो, लेकिन याद रखना, जब भी मुसीबत हो, ये उल्लू और ये जादुई घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। शुक्रिया उल्लू दादा, हम ये रात कभी नहीं भूलेंगे। उस दिन के बाद से जंगल में कभी कोई अकेला नहीं रहा। कालू ने अपना घमंड छोड़ दिया और रीमा की समझदारी ने जंगल को एक नई सीख दी कि असली जादू किसी मशरूम में नहीं, बल्कि एकता और मदद करने में होता है। कई दिनों से उस जंगल में तेज बर्फबारी हो रही थी, जिस वजह से जंगल के सारे पक्षियों के खेत भी खराब हो चुके थे। सारे पक्षियों को अब खाना मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। जंगल में हर जगह बर्फ भर चुका है, जिसके कारण अब खाना मिलना मुश्किल हो गया। हाँ, बर्फ के कारण हमारा खेत भी खराब हो चुका है और हमारा खाना भी खत्म हो चुका है। पता नहीं चल रहा है कि ये बर्फबारी कब रुकेगी। कलुआ और गोरी के पास एक बड़ा सा सीताफल का पेड़ है, उस पर ढेर सारे फल हैं। हमें सबको उसके पास जाकर थोड़े से सीताफल मांग लेने चाहिए। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। जल्दी से चलो, कलुए के पास जाकर सीताफल मांग कर खाते हैं। फिर सब पक्षी उड़ते हैं और तेज बर्फबारी में कलुए के पास जाते हैं। जब वे उसके घर पहुंचते हैं, फिर लूसी कलुए के घर के बाहर खड़कर कलुए को बुलाने लगती है। कलुए भैया, बाहर आओ, हमें आपकी बहुत जरूरत है। कलुआ कौवा आता है और वो पक्षियों से कहता है, अरे पक्षियों, इतनी ठंड में आप सबका मेरे यहाँ आना कैसे हुआ? ये भूख क्या कुछ नहीं करवाती? कलुए, हम सब काफी दिनों से भूखे हैं। हमारा खेत बर्फबारी के कारण खराब हो चुका है और हमारा खाना भी खत्म हो चुका है, इसलिए हम सब तुमसे सीताफल मांगने के लिए यहाँ आए हैं। हाँ कलुए, हम सबको एक एक सीताफल दे दो, हमारे बच्चे और हम बहुत भूखे हैं। मैं तुम सबको सीताफल तो दे दूंगा, लेकिन जैसे मैं पहले पैसों के बदले सीताफल देता था, अभी भी वही करूंगा। पहले पैसे दो, फिर सीताफल लो। मगर कलुए, इतनी तेज बर्फबारी में हमारे पास खाने के लिए ही कुछ नहीं है, तो पैसे कहाँ से लाएं? अगर तुम सबके पास पैसे नहीं है तो मैं सीताफल भी नहीं दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। फिर कलुआ सभी पक्षियों को वहाँ से भगा देता है। वो सारे पक्षी निराश होकर एक बड़े से पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अब हम सब रीमा के पास जा सकते हैं और उससे मदद मांग सकते हैं, क्योंकि वो काफी अमीर है। सभी पक्षी रीमा चिड़िया के पास चले जाते हैं। रीमा, जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। बर्फबारी के कारण सारा खेत खराब हो चुका है और सारा भोजन खत्म हो चुका है। हम सब पक्षी और हमारे बच्चे कई दिनों से बहुत भूखे हैं। हाँ रीमा, पूरे जंगल में सिर्फ कलुआ कौवे के पास ही सीताफल का पेड़ है।
लेकिन वो हम सबको मुफ्त में सीताफल खाने नहीं दे रहा है। रीमा, इस समय में हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तुम हमारी मदद करो। हाँ दोस्तों, मैं आप सबकी मदद करूँगी। अब भी जाकर मैं कलवे से वो पेड़ खरीद लूँगी। रीमा कलुवे के घर चली जाती है। अरे रीमा, मैंने अभी तो सब पक्षियों को यहाँ से भगाया था, अब तुम यहाँ क्यों आई हो? कलवे भैया, मुझे आपसे इन सीताफल के पेड़ों को खरीदना है। बताओ कितने पैसे चाहिए? अगर मैं रीमा को सीताफल का पेड़ बेच दूंगा तो फिर पक्षी मेरे पास से सीताफल नहीं खरीदेंगे। नहीं नहीं रीमा, मैं जंगल के सब पक्षियों को पैसों में सीताफल बेचता हूँ, मुझे काफी ज्यादा मुनाफा होता है। मैं तुम्हें पेड़ नहीं बेच सकता। तो फिर कलवे भैया, मुझे आधा सीताफल का पेड़ बेच दो। एक दिन आप पक्षियों को सीताफल बेचो, एक दिन मैं बेचूंगी। उसके लिए तुम्हें मुझे पूरे 10,000 देने पड़ेंगे, वरना मैं आधा सीताफल का पेड़ नहीं बेचूंगा। रीमा चिड़िया कलुवे से 10,000 में आधा सीताफल का पेड़ खरीद लेती है। चलो, अब मैं सभी पक्षियों को बता देती हूँ कि आधा सीताफल का पेड़ मैंने खरीद लिया है। फिर रीमा चिड़िया सीधा अपने दोस्तों के पास जाकर सारी बात बताने लगती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम इस मुश्किल घड़ी में हम लोगों की बहुत मदद की हो। अब हम लोग और हमारे बच्चे पेट भरकर खा सकेंगे। रीमा, जब तुम्हारा दिन होगा हम सब पक्षी उस पेड़ से सीताफल खा लिया करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों, तुम लोग तो मेरे दोस्त हो। दोस्त ही दोस्त की मदद करते हैं ना। अब सभी पक्षी पेड़ से मुफ्त में सीताफल तोड़कर मज़े से खाने लगते हैं। धीरे धीरे कलुवे के दिन में पक्षी उसे सीताफल खरीदना बंद कर देते हैं। अरे कलुवे जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग तो नुकसान में पड़ जाएंगे। आप ही कुछ ना कुछ करिए। ये रीमा ने मेरे साथ धोखा किया। रीमा अपने दिन में सारे सीताफल मुफ्त में रख देती है और सब पक्षी मुफ्त में खाकर चले जाते हैं। जब मेरा दिन आता है तो कोई भी पैसे देकर सीताफल नहीं खरीदता। रीमा की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। इससे पहले और ज्यादा नुकसान हो, मैं रीमा को पूरा पेड़ ही बेच देता हूँ। वो तुरंत रीमा के पास जाता है। रीमा, और एक 10,000 दे दो, मैं तुमको सारा पेड़ दे दूंगा। नहीं कलवे भैया, अब मुझे पूरा सीताफल का पेड़ खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन में ही मेरे दोस्त अच्छे से सीताफल खा लेते हैं। अगर तुम पहले लालच नहीं करते और पूरा पेड़ मुझे अच्छे खासे पैसों में बेच देते तो तुम्हें अच्छा मुनाफा होता। अब तो मैं आपसे पूरा सीताफल का पेड़ नहीं खरीदूंगी। कलुवे कव्वे को उसकी लालच बहुत महंगी पड़ जाती है। जंगल में धुआंधार बर्फबारी शुरू हो गई थी, जिसके कारण सारे पक्षी बहुत परेशान थे। उसी जंगल में एक छोटे से घोंसले में रीमा चिड़िया अपने पति और अपनी बेटी के साथ रहती थी। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उनका सारा खाना खत्म हो चुका था, जिसके कारण वो लोग बहुत परेशान थे। पति जी, बाहर देखी कितनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। और तो और हमारे घोंसले में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ पापा, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है। कुछ ना कुछ कीजिए ना पापा। रीमा, चुटकी, तुम दोनों चिंता मत करो। मैंने सुना है कि दूसरे जंगल में ढेर सारे फल और अनाज मिल रहे हैं। कबूतर ने कहा है कि वो आज शाम निकल रहा है। मैं भी उसके साथ जाता हूँ। कल शाम तक ज़रूर से ढेर सारे फल और अनाज लेकर आऊँगा। मगर पति जी, बाहर देखा है आपने कितनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। उसकी चिंता तुम मत करो रीमा। मुझे तेज़ उड़ना बहुत अच्छे से आता है। मैं किसी तरह कबूतर के साथ जाकर जल्द से जल्द वापस आ जाऊँगा। ऐसा कहकर टुन्नू चिढ़ा वहाँ से चला जाता है और कबूतर के साथ मिलकर दूसरी जंगल अनाज लाने के लिए चला जाता है। इस तरह शाम हो जाती है। शाम होते ही रीमा और उसकी बेटी आराम से सो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कलुवा और गोरी ठंड से कांप रहे थे। उनके पास कोई भी मजबूत घर नहीं था। अचानक बर्फबारी होने के कारण वो लोग उनके छोटे से घोंसले में बैठकर ठंड से कांप रहे थे। अरे कलुवे जी, मैंने कितने बार बोला है कि समय रहते ही मजबूत घर बना लो, लेकिन तुम मेरे एक भी नहीं सुनते। हमेशा घूमते रहते हो। अब देखो हम लोग कैसे बर्फ में भीग रहे हैं। बाकी सब पक्षी अपने अपने घोंसले में आराम से सो रहे हैं।
इस बर्फ में भी कर मुझे बीमार नहीं पड़ना। चलिए किसी पक्षी से जाकर मदद मांगते हैं। मगर कोई भी पक्षी हमारी मदद क्यों करेगा? वो रीमा है ना, चलिए उसके घोंसले पर चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा उस टुन्नू के घर। पिछले बार ही मैंने उसके पास से खाना छीन लिया है। वो तो मुझे उसके घोंसले में आने नहीं देगा। तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा। अरे कल्लुवे जी, आप तो बेकार में ही डर रहे हो। मैंने देखा है उसका पति कहीं बाहर गया हुआ है। अरे वाह, तो चलो जाकर उस चिड़िया का घर कब्जा करते हैं। चिड़िया का घोंसला भी इतना मजबूत नहीं था। हवा के कारण वो कभी भी टूट सकता था। वो दो कौवे चिड़िया के घोंसले के पास जाते हैं। अरे गोरी, देखती रहोगी भी, बुलाओगी भी? कल्लुवे, ये काम तुम भी कर सकते हो क्या? तुम मेरी शक्ल देखने के लिए आए हो? देखो गोरी, तुम बुलाना है तो बुलाओ, वरना मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, रुको, मैं अभी चिड़िया को बुलाती हूँ। चिड़िया बहन, जल्दी से उठो, हम लोगों को भी अंदर आने दो। चिड़िया बहन, अरे बाप रे, ये चिड़िया तो उठ ही नहीं रही है। कितना सो रही है चिड़िया बहन, उठो। क्या बात है गोरी बहन, तुम इतनी रात यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे चिड़िया, हमारा घोंसला टूट चुका है। बस आज एक रात के लिए हम लोगों को अंदर आने दो। रीमा उन लोगों को अंदर आने देती है। वो लोग जैसे ही अंदर आते हैं, आते ही सो जाते हैं और रात पूरा खर्राटे मारने लगते हैं, जिसके कारण रीमा और उसकी बेटी नहीं सो पाते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। रीमा बहन, हमारे लिए कुछ खाने के लिए ला दो ना। खाने के बाद हम जरूर तुम्हारा घोंसला छोड़कर अपना घर बनाने के लिए चले जाएंगे। हाँ माँ, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है। कलुवे भैया, आप बाहर जाकर कुछ लाइए ना खाने के लिए। मुझे माफ करना रीमा बहन, रात में ठंड में उड़ने के कारण मेरे पंख जम चुके हैं। मैं अब बाहर नहीं जा सकता। ये सुनकर रीमा चिड़िया खाना लाने के लिए बाहर चली जाती है। अरे चुटकी बेटा, तुम्हारी माँ इतनी ठंड में बाहर गई है, तुम भी बाहर जाकर तुम्हारी माँ का इंतजार करो ना। तुम क्यों आराम से घोंसले में बैठी हुई हो? मगर माँ ने कहा है कि बाहर मत जाओ, बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है ना। अरे चुटकी बेटा, बाहर तो देखो, बर्फबारी थोड़ी सी कम हो गई है। तुम अब बाहर जाकर अपनी माँ का अच्छे से इंतजार कर सकती हो। जैसे ही चुटकी बाहर आती है, वो लोग घोंसले को बंद कर देते हैं। औरतों और घोंसले में आराम से लेट जाते हैं। तभी कुछ देर बाद रीमा चिड़िया कुछ अनाज लेकर वहाँ पर आती है और अपनी बेटी को बाहर देकर बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर चुटकी चिड़िया सारी बात अपनी माँ को बताने लगती है। रुको, मैं उन कौवों की अभी खबर लेती हूँ। गोरी बहन, दरवाज़ा खोलिए, हम लोगों को भी अंदर आने दीजिए। चिड़िया, छोटी चिड़िया, आज से ये घोंसला हमारा हो चुका है। तुम यहाँ से चले जाओ, अपने लिए दूसरा घर ढूंढ लेना। हाँ, और अंदर घुसने की कोशिश भी मत करना, मार मार के मोर बना दूंगा। यह सुनकर रीमा बहुत डर जाती है और अपनी बेटी को लेकर अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढने लगती है। तभी उस रास्ते में एक बड़ा सा कद्दू दिखाई देता है। वो लोग उस कद्दू के पास जाते हैं। अरे वाह माँ, कितना बड़ा, कितना मजबूत लग रहा है। क्यों ना हम लोग इसे खोखला करके आराम से रह सकते हैं। हाँ चुटकी बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ। ऐसा कहकर रीमा चिड़िया अपने चोंच से उस कद्दू को खोखला करने लगती है। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद उस कद्दू को खोखला कर देती है। चुटकी बेटी, तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर कुछ घास लेकर आती हूँ। रीमा चिड़िया जंगल जाकर घास लेकर आती है और अपने लिए, अपने पति के लिए 2 छोटे से घोंसले बना देती है और आराम से बैठकर अपने पति का इंतज़ार करने लगती है। कुछ देर बाद टुन्नू चिढ़ा अनाज और ढेर सारे फल लेकर वापस अपना जंगल आ जाता है और सीधा अपने घोंसले पर जाता है। ये कौवे यहाँ क्या कर रहे हैं? रीमा, चुटकी कहाँ गए हैं? मैं अभी जाकर उन लोगों को ढूंढता हूँ। ऐसा कहकर टुन्नू चिड़ा रीमा और छुटकी को ढूंढने लगता है और वो सीधा उसे बड़े से कद्दू के पास आ जाता है, आकर पुकारने लगता है। रीमा, चुटकी, क्या तुम यहाँ पर हो? टुन्नू जी, आप बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आओ। टुन्नू चिड़ा अपने परिवार को पाकर बहुत खुश था। रीमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो कौवे हमारे घोंसले में क्या कर रहे हैं? फिर रीमा चिड़िया सारी बात अपने पति को बताने लगती है। चलो, अच्छा हुआ, हमारा घोंसला तो बहुत कमज़ोर था। अब तो हम लोगों को मजबूत घर मिल गया है ना। इस तरह वो लोग उस बड़े से कद्दू के घर में ठंड के मौसम में खुशी से रहने लगते हैं। हिमालय की तलहटी में स्थित इस जंगल में इस साल रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई थी। हर प्राणी ठंड से कांप रहा था।
रीमा और टुनू अपने बच्चों को गर्म रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। टुनू जी, ये ठंड तो जान ले लेगी। छुटकी को देखो, वो ठिठुर रही है। आज हमें फिर से खाने की तलाश में ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा। हाँ रीमा, तुम चिंता मत करो। मैंने मटके वाले हीटर में कल रात और सूखी पत्तियाँ भर दी थी। ये सुबह तक तो गर्माहट देगा। पापा, मुझे डर लग रहा है। क्या बर्फ कभी नहीं पिघलेगी? अरे मेरी बच्ची, ये क्यों नहीं पिघलेगी? बस कुछ दिन की बात है। तुम बहादुर बच्ची हो। लेकिन सच कहूँ तो ये मटका हीटर अब नाकाफ़ी है। हमें कुछ और लकड़ी चाहिए जो इतनी बर्फ़ में मिलना मुश्किल है। लेकिन मुझे डर है, कलवा कौवा और उसका गिरोह इस ठंड का फ़ायदा उठा सकता है। वे इस समय सबसे ज़्यादा भूखे और गुस्सैल होंगे। हमें सतर्क रहना होगा। कुछ ही दूरी पर कलुआ कौवा अपनी पत्नी गौरी और बेटे जग्गू के साथ बैठा था। उनका दोस्त उल्लू भी पास ही था, जो अपनी रात की उड़ान से वापस लौटा था। उनकी नज़र रीमा के गर्म घोंसले और उसके अनूठे मटका हीटर पर थी। ये क्या नाइंसाफी है? हम इस भयानक ठंड में ठिठुर रहे हैं और रीमा का परिवार उस जादुई मटका हीटर की बदौलत मजे कर रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो मटका उन्हें कितनी गर्मी देता है। हाँ कलुवे, हमें किसी भी कीमत पर वो मटका चाहिए। जग्गू बेचारा बीमार पड़ रहा है। हम कितनी देर तक इस सूखी डाल पर बैठे रहेंगे? पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। कलुए, मेरे पास एक योजना है। मैंने देखा है, आज शाम टुनू खाना खोजने के लिए अकेले दूर तक जाएगा। जैसे ही वो जाएगा, हम अचानक हमला करेंगे और मटका उठा लेंगे। किसी को शक भी नहीं होगा। वाह उल्लू, तुम हमेशा काम की बात करते हो। आज ये मटका हमारा होगा। दोपहर हो चुकी थी। खाने की तलाश में रीमा और उसका मित्र कबूतर और उसकी पत्नी लूसी एक साथ दाने ढूंढ रहे थे। उनके साथ तोता और उसकी पत्नी हरियाली भी थी। रीमा, तुम और टुनू इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या सब ठीक है? नहीं कबूतर जी, टुनू को कलवे के इरादे ठीक नहीं लग रहे। वो जानता है कि हम मटके वाले हीटर की वजह से ही बच पा रहे हैं और मुझे डर है कि वो उसे चुरा लेगा। रीमा, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर कलुए ने कुछ भी करने की कोशिश की तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। हाँ रीमा, और मैंने भी देखा है कि कलुआ और गोरी आज सुबह से बहुत अजीब हरकतें कर रहे हैं। शायद वे सच में कोई बुरा प्लान बना रहे हैं। तुम्हें और टुनू को सावधान रहना होगा। हमें कुछ लकड़ी के टुकड़े और सूखी घास भी इकट्ठा करके रीमा के घोंसले के पास रख देनी चाहिए, ताकि मटका हीटर को और ईंधन मिल सके। आप सब मेरे सच्चे दोस्त हैं। इस कठिन समय में आप लोगों का साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। शाम हो चुकी थी। टुनू भोजन की तलाश में निकला। जैसे ही वो दूर गया, कलुआ अपने गिरोह के साथ घात लगाकर रीमा के घोंसले पर टूट पड़ा। रीमा, मटका हीटर जल्दी बाहर निकालो, वरना अंजाम बुरा होगा। खबरदार कलवे, तुम मेरे घर में ज़बरदस्ती घुस नहीं सकते। ये सिर्फ हमारा हीटर नहीं, हमारे बच्चे की जिंदगी है। बकवास बंद करो, ये मटका हमारा है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी दूर से टुनू ने शोर सुना और तेजी से वापस आया। दूसरी ओर से कबूतर, लूसी, तोता और हरियाली भी उनकी मदद के लिए आ पहुंचे। कलुवे, दूर हटो मेरे घोंसला से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी के घर पर हमला करने की? भागो यहाँ से। ये जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, वरना मार मार के मोर बना दूंगा। एक भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। कलुआ, गोरी घोंसले में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जबकि टुनू और उसके दोस्त उन्हें रोक रहे थे। उल्लू ने मौका पाकर घोंसले में घुस जाता है। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे घोंसले में घुस आए? ऐसा कहकर वो दोनों माँ बेटी उस उल्लू की खूब पिटाई करते हैं। आहा, ये क्या किया? तुम लोगों ने तो मेरा चोंच तोड़ दिया। मेरा चोंच दर्द कर रहा है। अगली बार मेरे घोंसले में घुसने की कोशिश किया तो देखना, मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी। दोस्तों के संयुक्त हमले और रीमा टुनू के मजबूत इरादों को देखकर कलुआ समझ गया कि वो अकेला नहीं जीत सकता। ठीक है,
ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन ये मत समझना कि हम वापस नहीं आएंगे। अगली बार हम और तैयारी के साथ आएंगे। कलुवे का गिरोह वहां से भाग गया। खतरा टल गया था। सभी दोस्त रीमा के पास इकट्ठे हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सब वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। दोस्त ही दोस्त के काम आता है टुनू, यही तो दोस्ती है। अब हमें फिर से गर्माहट मिलेगी। इस मटके ने आज हमें बचा लिया, लेकिन असली बचाव तो हमारी एकजुटता ने किया है। हाँ रीमा, हमने आज सीखा कि लालच हमेशा हारता है और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। रीमा, टुनू और उनके दोस्तों ने एकजुट होकर उस मटका हीटर को बचा लिया, जो न केवल उन्हें ठंड से बचाता था, बल्कि उनकी दोस्ती और दृढ़ता का प्रतीक भी बन गया था। जंगल में एक बार फिर शांति थी और मटका हीटर से निकलती हल्की गर्माहट में सभी ने सुरक्षित महसूस किया।